देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था। इस लेक्चर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ये ड्रिकले फंक्शन के बारे में समझेंगे हम। ठीक है, इसे ड्रिकले फंक्शन कहते हैं। क्या? ड्रिकले फंक्शन। तो इस फंक्शन को समझते हैं। हमने सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, उसका यूज़ करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको समझने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक दो क्वेश्चन, वो जो कंपोजिट फंक्शंस जो हमने पढ़ा था ना, पहले उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ये ड्रिकले फंक्शन पे आएंगे। ठीक है सर, तो पहले कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन करते हैं एक दो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है हमें, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0x बराबर 0 इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर x। सारे रियल नंबर x के लिए और ऑल x रियल नंबर के लिए सर ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा करके आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके, क्योंकि ये फॉर ऑल x कह रहा है, 0 पे नहीं कह रहा है, 0 पे हमने निकाला था इसको। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं हम। देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। let x be any real number, let x be any रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं हम, x be any रियल नंबर, आइदर या तो x 0 होगा या x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम पहला केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट जब x बराबर 0 है। सर जब x बराबर 0 है तो हम वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से हमने प्रूव नहीं किया था, मैं उससे ही प्रूव करता हूँ। एफ एक्स माइनस एफ जीरो का मॉड, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। एफ एक्स कितना है? एक्स साइन 1/x फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये लिखना पड़ेगा हाँ आपको, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ वी कैन फाइंड ए डेल्टा विच डिपेंड ऑन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, देन वी से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो वही चीज़ करना चाह रहे हैं हम। ये 0 हुआ तो दिस इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ सर मैं। ये आएगा आपके पास, पहले तो ये आएगा x साइन 1/x आएगा। और सर आप जानते हैं मॉड a इंटू बी प्रॉपर्टी से आप जब इसको सॉल्व करेंगे साइन 1/x आएगा ये मॉड। अब की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने पहले? मॉड ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई। अब आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो रेंज जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स तो सेम है इंटू 1 लिख देंगे, और ये चल के आ रहा है एप्सिलॉन से छोटा। इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें क्या प्राप्त हो गया? एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर बताइए x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूस हो गया। सर हमने क्या प्रूव किया इसमें? x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी प्रूव करी, ये केस 1 है इसका। ठीक है, तो यही तो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन यही होती है ना जो हमने प्रूव कर रखी है। किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए हम डेल्टा ढूंढ पाते हैं तो हम कह देते हैं हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है सर। अब देखिएगा आगे की कहानी में बताता हूँ आपको। आगे सेकंड केस लेके चलते हैं। ये तो क्या था, कब केस था ये? यहाँ पे ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन बराबर डेल्टा मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप, एप्सिलॉन बराबर डेल्टा लिया है हमने। केस सेकंड की अगर हम बात करें, जब x हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। सर x अगर नॉन जीरो है तो हम क्या कर लेते हैं? जी एक्स इज इक्वल टू इस फंक्शन के लिए 1/x कंसिडर कर देते हैं। ठीक, जी एक्स ये है, और एच एक्स को हम क्या ले लेते हैं? एच एक्स को हम ले लेते हैं साइन एक्स, क्योंकि मैं कहा कि कंपोजिट फंक्शंस का यूज़ करके बताऊंगा इसको। तो यहाँ से आप एच ऑपरेशन जी ऑफ एक्स निकालोगे। ठीक है, एच ऑपरेशन जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? एच ऑफ, पहले क्या करेंगे? जी एक्स करेंगे। एच ऑफ जी एक्स मतलब एच ऑफ जी एक्स कितना है? 1/x। जी एक्स कितना है? 1/x। तो अब इसको एच में लगा दो, ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 1, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1/x लिया हमने, h 1/x मतलब साइन
1/x, ये क्या मिलेगा आपको, साइन 1/x। ठीक है, h 1/x इक्व टू साइन 1/x। अब आप देख रहे हैं जीओ एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है आपके पास, जीओ एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, साइन 1/x मिल रहा है। नाउ x भी कंटिन्यूस है, आपको पता है 1/x भी कंटिन्यूस है, आपको पता है x भी कंटिन्यूस है, साथ में x कंटिन्यूस है, साइन साइन 1/x वो जीरो पे ही दिक्कत करता था और तो कहीं दिक्कत करता ही नहीं है, साइन 1/x भी कंटिन्यूस है x नॉट इक्व टू जीरो के लिए, x नॉट इक्व टू जीरो के लिए। तो सर अगर ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 1/x भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो कंटिन्यूस, ऑल्सो कंटिन्यूस सर। ठीक है, जीरो पे नहीं है सर, ध्यान दीजिएगा, एक्स नॉट इक्व टू जीरो की मैं बात बोल रहा हूँ, एक्स इक्व टू जीरो पे तो कंटिन्यूस होता ही नहीं, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। ठीक है ना, तो एक्स क्योंकि जीरो अगर मैं लेता तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो जाती ना, आप समझ रहे ना मेरी बात को। ठीक है, जीरो के अलावा है वो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसको भी समझते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर इसने एक्स बिलोंग्स टू आर कहा, तो इसमें भी ऐसा ही करते हैं हम, एक कि दो केस आएंगे। अब मैं इसको फटाफट कराता हूँ आपको, देखो दो केस जब आएंगे तो पहले केस में मैं लेके क्या चलता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू सॉरी एक्स आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स जीरो भी हो सकता है, एक्स नॉट इक्व टू जीरो भी हो सकता है। जब एक्स जीरो होगा, एक्स जब जीरो होगा तो वही आप लेके चलेंगे, एफ एक्स माइनस एफ जीरो का मॉड निकालेंगे, क्या आएगा, एक्स कॉस 1/x माइनस जीरो, क्या आएगा, मॉड एक्स इंटू कॉस ऑफ 1/x। अब आप इसको अलग अलग लिख लेंगे ना, दिस इज लेस देन इक्व टू मॉड एक्स इंटू 1 और दिस इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या मिल गया आपको, x माइनस जीरो का मॉड लेस देन डेल्टा, वेयर एप्सिलॉन बराबर डेल्टा। दिए गए एप्सिलॉन के लिए वो पूरा लिखोगे, हम इसको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ग्रेटर देन जीरो के लिए आप एक डेल्टा ढूंढ पाए जो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो सर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सेकंड केस जब आएगा एक्स नॉट इक्व टू जब जीरो होगा सर, ध्यान दीजिएगा एक्स नॉन जीरो है तो जी एक्स बराबर 1/x ले लो, तो कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं इसका। एक्स नॉन जीरो क्वांटिटी लूँगा तो ये कंटिन्यूस आएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एच एक्स को आप क्या ले लो, ध्यान दो सर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एच एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स ले लो, इज ऑल्सो कंटिन्यूस, एक्स नॉट इक्व टू जीरो पे, कॉस एक्स तो वैसे भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो जब आप इसका एच ऑपरेशन जी ऑफ एक्स निकालते हैं ना सर, एच ऑपरेशन जी ऑफ एक्स का मतलब एच ऑफ जी एक्स, तो क्या मिलता है आपको बताइए, एच ऑफ 1/x, एच ऑफ 1/x मतलब कॉस 1/x इज कंटिन्यूस बिकॉज एक्स नॉट इक्व टू जीरो पे ही हम देख रहे हैं, तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका कंपोजिशन ये जो निकाला ना आपने, ये जो वैल्यू आई जी एक्स ये माना आपने, एच एक्स ये माना, ठीक है, तो इनका जो कंपोजिशन है वो जो आएगा वो भी क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूस ही मिलेगा। तो आपके पास यहाँ से आप देखेंगे cos 1/x, x और cos 1/x कंटिन्यूस हैं, तो x इंटू कॉस 1/x भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये अगर आपसे पूछा जाए ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, तो आप इसको भी बता सकते हैं, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है सर। किस टाइप की है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब देखो सर, इस फंक्शन को समझाने के लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जैसे हमने सीक्वेंशियल डेफिनेशन पढ़ी थी, सीक्वेंशियल डेफिनेशन पढ़ाने से भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं, कुछ सीक्वेंस में एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको, देखिएगा सीक्वेंस लेके ही समझा रहा हूँ, हाँ फिर इस पे डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं an में सीक्वेंस में इसको पूरे ड्राइव करके पढ़ा चुका हूँ सर आपको, an कोई सीक्वेंस है उसमें a1 बराबर √2 है और an+1 इज इक्व टू √2an है। ठीक है सर, तो इसको मैं कन्वर्ज करके दिखाता हूँ आपको 2 की ओर। पहले तो इस सीक्वेंस को निकालूंगा मैं 2 की ओर कन्वर्ज कर। अगर मैं इस सीक्वेंस xn को निकालता हूँ ना, xn नहीं मैंने an लिखा है ना, an को अगर मैं निकालता हूँ तो इसका पहला टर्म तो आपको दिया है कितना, √2,
और जब दूसरा टर्म आप निकालेंगे कितना आएगा, √2√2। फिर इसी प्रकार जो तीसरा टर्म निकालेंगे, तीसरा √ के अंदर 2√2, ये ऐसे आएगा। ये आपको क्या दिख रही है, सब नंबर क्या हैं, ये इरेशनल नंबर हैं। सारे नंबर जो हैं आपके बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ज करके 2 की ओर ले जा रहा हूँ तो मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ, सीक्वेंस के सारे टर्म इरेशनल नंबर होते हुए भी सीक्वेंस इरेशनल नंबर होते हुए भी सीक्वेंस जो है रेशनल नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, बताना चाह रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि इरेशनल की सीक्वेंस हो तो इरेशनल पे ही कन्वर्ज करती हो, रेशनल पे भी कन्वर्ज करती है। इसी प्रकार मैं अभी प्रूव कराऊंगा रेशनल की सीक्वेंस को इरेशनल पे कन्वर्ज कराऊंगा। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने जब वो पढ़ा रखा है सीक्वेंस तो ये पूरा प्रूव करके आपको समझा रखा है। सर ध्यान दीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास a1 = √2 है और an+1 इतना है, तो 2 रख के दूसरा निकाल लो। a2 आपको क्या मिलेगा, a2 = √2a1, दिस इज इक्व टू √2 इंटू √2 सर। तो √2 सिंस √2 जो होता है 1 से बड़ा होता है, अगर √2 1 से बड़ा होता है तो इसका मतलब 2√2 जो है 2 से बड़ा होगा। तो फिर इसका मतलब ये होगा अंडर फिर ले लूँगा 2√2 का, तो ये √2 से बड़ा होगा। तो मतलब a2 क्या हो गया सर, ग्रेटर देन a1 हो गया। a2 ग्रेटर देन a1 हो गया। हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की सर। ठीक है, तो सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूं कि an+1 ग्रेटर देन an होगा। a1 + an, सॉरी ये तो हमने प्रूव किया। अब ये मुझे दिखाना पड़ेगा ना, सपोज लेट कर लिया, मान लेते हैं an+1 an से बड़ा है, तो इसका मीनिंग ये होगा √2 टाइम an+1 जो होगा ना सर, √ टाइम 2an से बड़ा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे इम्प्लाइज ये हुआ कि an+2, ये an+2 ही तो है, बड़ा हुआ मेरा an+1 से। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि an+1 ग्रेटर देन में an लेके चला, इससे मुझे मिला कि an+2 ग्रेटर देन है an+1। ऐसा कब प्रूफ करते हैं, हम दिखा रहे हैं ये PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैं कह सकता हूँ देयरफॉर द सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सर आपने अगर सीक्वेंस नहीं पढ़ा है तो ये थ्योरम तब समझ में आएगी जब आप सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मैंने प्रूव कर दी। क्यों कर रहा हूँ अभी लास्ट में समझ में आएगा आपको ये। उसके बाद सपोज अगेन ये PMI से हुआ, हाँ ऐसा, अगेन सपोज a1 जो कि कितना है, √a1 कितना है हमारे पास, क्या कर रहा हूँ, an an जो है आपके पास, सपोज कर लिया आपने 2 से छोटा है, तो an+1 जो कि √2an दिया है मुझे, वो क्या है सर, √2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, 2 से ये भी क्या होगा, छोटा होगा। मतलब क्या हुआ, an को 2 से छोटा लेके चला, यहाँ से मुझे मिला an+1 < 2। तो इसने मुझे बाय PMI में क्या कह सकता हूँ, फॉर ऑल an < 2 फॉर ऑल n कह सकता हूँ। हमेशा ऐसा होगा PMI से। तो सर मैं ऐसा कर क्यों ना हूँ, एक बार मैंने ये दिखाया, एक बार यहाँ ये दिखाया, ये देखो कहाँ गया, ये वाली चीज़ दिखाई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये मिला कि मेरी जो ये सीक्वेंस है ना, ये बाउंडेड होगी। दिस इम्प्लाइज माई सीक्वेंस an इज बाउंडेड। सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, 2 से बड़ी है, वहाँ वो √2 से बड़ी है, यहाँ कह रहा है √2 से स्टार्ट हो रहा है ना टर्म, देखो √2 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में पहुँच कहाँ रहा है, वो 2 से छोटी है। तो इसका मतलब बाउंडेड तो हुई है ना, an 2 से छोटी, बाउंडेड। और बाउंडेड क्या, 2 सिंगल यूनिट के लिए नहीं बता सकते हम इसको, बाउंडेड अबव बोलेंगे सर, सॉरी गलती होगी, बाउंडेड अबव बोलेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ प्रूव कर रहा हूँ ना मैं, an इज < 2।
A1 के बारे में नहीं, हम an इज लेस देन 2 कह रहे हैं। बाउंडेड एबव है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट है। बाउंडेड एबव है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है तो ये कन्वर्जेंट है। अब सर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया, आपको प्रूव करके दिखाया। तो इसी प्रकार में अगर आप सीक्वेंस के लेक्चर देखेंगे तो मैंने प्रूव कर रखा है ये। अब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे प्रूव करना होता है ना आपको, n टेंस टू इन्फिनिटी पे an बराबर l लेके चलो, तो देन उस केस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे an प्लस 1 भी l ही होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं कि an प्लस 1 इज इक्व टू अंडर रूट ऑफ 2an जो गिवन है, इसमें अगर मैं स्क्वायर करता हूँ a स्क्वायर n प्लस 1 दिस इज इक्व टू 2 टाइम an मुझे मिलता है। अब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे तो यहाँ से तो मिलेगा l स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 2l, दिस इम्प्लाइज l इंटू एल माइनस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, l बराबर या तो 0 होगा या l बराबर 2 होगा, 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, l तो 0 नहीं हो सकता ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है यार, वो रूट 2 से स्टार्ट हो रही है ऊपर को, ऐसी है ना सीक्वेंस, रूट 2 है और इसलिए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाई। a1 लेस देन a2 लेस देन a3 है, तो ये 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए l का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं आपको इतना समझाना चाह रहा था कि इरेशनल की सीक्वेंस भी आपकी रेशनल पे कन्वर्ज कर सकती है। पहला मैंने ये बताया आपको, इरेशनल की सीक्वेंस जो है वो रेशनल पे कन्वर्ज कर सकती है। अब मैं एक एग्जांपल ये बताता हूँ आपको कि दूसरी सीक्वेंस लेके चलता हूँ, दूसरी सीक्वेंस आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी सीक्वेंस जो कि क्या है रेशनल की है और वो इरेशनल पे कन्वर्ज कर रही है। दूसरी मैंने एक सीक्वेंस और ली, किस तरीके की आप जानते हैं कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन जो होता है ना सर, 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n, ये e मिलता है, e के बराबर मिलता है। अब इस सीक्वेंस, इसको मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाई 1 रेज टू दी पावर 1 कॉमा 1 प्लस 1 बाई 2 रेज टू दी पावर 2 कॉमा 1 प्लस 1 बाई 3 रेज टू दी पावर 3 डॉट 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 1 प्लस 1 बाई रेज टू दी पावर n डॉट डॉट। तो लास्ट में आप देखेंगे ये कन्वर्ज कहाँ की ओर जा रही है, n टेंस टू जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या मिलेगी e की ओर। ये क्या थे, सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन सीक्वेंस किसकी ओर जा रही है, इरेशनल नंबर की ओर जा रही है। तो मैं यहाँ से ये बता पाया आपको कि रेशनल की सीक्वेंस इरेशनल पे कन्वर्ज कर सकती है, इसी प्रकार इरेशनल की सीक्वेंस जो है वो रेशनल पे भी कन्वर्ज कर सकती है। सर अगर ऐसा है, अब सुनिएगा, हमने सीक्वेंशियल डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कोई सीक्वेंस an जो a पे कन्वर्ज करती है तो उसके फंक्शंस की सीक्वेंस उसकी फंक्शनल वैल्यू पे कन्वर्ज करती है, तभी आपका f जो होता है कंटिन्यूअस होता है। पढ़ रखा है, प्रूव कर रखा है, इसी को तो सीक्वेंशियल डेफिनेशन कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है आप बहुत सारी सीक्वेंस a पे कन्वर्ज करते हुए दिखा सकते हो, बहुत सारी? यस। जैसे देखो 2n प्लस 1 एक सीक्वेंस बनाओ, n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे कन्वर्ज करेगी, 1/2n बनाओ, किस पे कन्वर्ज करेगी, 0 पे। आप बनाओ 1/n सीक्वेंस, 1/n स्क्वायर सीक्वेंस, 1/n क्यूब सीक्वेंस, ये सब की सब किस पे, 0 पे कन्वर्ज कर रही है ना। बहुत सारी ऐसी सीक्वेंस बनाई जा सकती हैं जो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती हों। ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू की सीक्वेंस जो फंक्शन की सीक्वेंस फंक्शनल वैल्यू पे कन्वर्ज करती हो। ठीक है, ये बात हमने वो सीक्वेंशियल डेफिनेशन में पढ़ी थी, कन्वर्जेंट होने के लिए पढ़ी थी ना फंक्शन। ठीक है, तो और दूसरा मैं आपको ये प्रूव करा के दिखा चुका हूँ कि किसी भी सीक्वेंस की जो आपका ये जरूरी नहीं है, इसमें तो ऐसा हो गया सीक्वेंस रियल की रेशनल की सीक्वेंस थी, ये वाली देखो रेशनल की सीक्वेंस थी, कन्वर्ज भी रेशनल पे ही कर रही है, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है सीक्वेंस इरेशनल की हो, रेशनल पे कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल है, और इरेशनल की हो, रेशनल पे कन्वर्ज कर जाए, ये दोनों हमने पढ़ लिया। ठीक है,
तो अगर इतना हम समझे हैं तो सर अब इस थ्योरम को मैं दोबारा से आता हूँ इस थ्योरम पे। थ्योरम मतलब ये क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या कहता है देखिएगा, एक मिनट। देखिए सर, इसी को कहते हैं हम ड्रिकले फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना सर, अरे ये कहाँ से लिख दिया यार, यहाँ पे कहाँ आ गए हम, ये छोड़ना था, वो ये वाला था ना। सर देखिए, अगर वो आपको डेफिनेशन समझ में आई है ऊपर का कुछ, अगर आप वो मैंने जल्दीबाजी में करा दिया, आप देखना चाहें तो जो सीक्वेंस की प्लेलिस्ट बनी होगी ना, वहाँ पे वो थ्योरम बढ़िया तरीके से मैंने कराई होगी, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो जो ड्रिकले फंक्शन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ज़रा सा भी समझ में आया तो हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1/n, और हम जान रहे हैं किसकी ओर कन्वर्ज कर रही है, 1/n सीक्वेंस ले लेते हैं। 1/n सीक्वेंस नहीं लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 1/n। आप प्रूफ देखोगे तो ये प्रूफ में भी वो सीक्वेंशियल डेफिनेशन से इसी तरीके से किया होगा। अब एक सीक्वेंस लेते हैं सर, कोई एक सीक्वेंस xn लेते हैं, है ना, जहाँ पे हम कहता है an कोई सीक्वेंस लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जी, an कोई सीक्वेंस में लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये कन्वर्ज कर रही है 1/n पे। 1/n कोई भी हो सकता है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/n मैंने नंबर ले लिया यार, an बिलोंग्स टू क्या कह दिया आपसे, रेशनल कह दिया। इसी प्रकार एक सीक्वेंस an और ली, और मैंने कहा कि ये an जो है बिलोंग करता है इरेशनल पे, ये भी यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। दो सीक्वेंस ली, हम कह सकते हैं इसको सीक्वेंस an वेयर an बिलोंग्स टू q विच कन्वर्ज टू 1/n। 1/n कोई नंबर है उस पर कन्वर्ज कर रही है, 1/n ही रहने देते हैं इसको। 1/n का मतलब मैं 1/3 ले सकता हूँ, 1/4 ले सकता हूँ, √2 ले सकता हूँ, कुछ भी एक ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, रेशनल इरेशनल कुछ भी लूँ। तो अब आप देखेंगे आपका n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 1/n पे ही जा रहा है, मान लेते हैं 1/3 पे जा रहा है, अगर 1/n से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1/3 पे जा रहा है। लेकिन सर देखो, अगर मैं xn बिलोंग करता है q में कहता हूँ, तो मेरे पास वो जो सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है 1/3 पे, लेकिन फंक्शन की सीक्वेंस जो है ना f ऑफ xn की, an लिखा है तो an ही लिख लो, f फंक्शन की सीक्वेंस जो जा रही है रेशनल होने पे, यहाँ देखो रेशनल होने पे सर ये 1 पे चली जा रही है। और यही चीज़ अगेन an सीक्वेंस तो मेरी कन्वर्ज कर रही है 1/3 पे, जब an मेरा कहाँ है, इरेशनल में बिलोंग करता है। लेकिन सर देखिएगा, an की जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, इरेशनल के लिए 0 पे कन्वर्ज कर रही है, ये 1 पे ये 0 पे। तो सर ऐसा हो सकता है कभी, ये फंक्शन, तभी हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहते हैं जब ये 1/3 पे ये भी 1/3 पे, तो फंक्शंस की सीक्वेंस भी आपकी क्या होनी चाहिए थी, एक ही पॉइंट पे जानी चाहिए थी। इसके फंक्शन की सीक्वेंस 1 पे जा रही है, इसके फंक्शन की सीक्वेंस 0 पे जा रही है। तो क्या सर ये कंटिन्यूस हो सकता है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस, ये कभी कंटिन्यूस नहीं हो सकता सर। तो ये जो फंक्शन है ये नोवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है सर, ये जो ड्रिकले फंक्शन होता है कहीं पे भी कंटिन्यूस नहीं होता है। तो ऐसे इसको हम करेंगे, ठीक है। अब मैं इसी पे बेस्ड एक और लेके चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप, एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और बताता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको। देखिएगा f(x) बराबर आपको गिवन क्या है यहाँ पे, f(x) बराबर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, एक मिनट, हाँ सर, जी देखिए
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या है ये, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी बाहर लिखा है, m टेंस टू इन्फिनिटी, और अंदर से लिख दिया गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ m फैक्टोरियल पाई एक्स, इसकी पावर इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है सर, इसकी पावर है 2n, ठीक है सर 2n है, और आपको फंक्शन कहाँ से, r से r में दिया है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह रहा है, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह रहा है, तो ये फंक्शन भी एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस होगा सर, है ना। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह रहा है तो हम इसको प्रूव करा के दिखाते हैं आपको। ड्रिकले फंक्शन हो गया तो कहीं पे कंटिन्यूस नहीं होता था ना, तो इसका मतलब ये भी आपका कहीं पे कंटिन्यूस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब यहाँ पे हम दो केस लेके चलते हैं सर। केस पहला हम डिफाइन करते हैं, हमें ध्यान रखना है कि m बहुत लार्ज नंबर है, यहाँ पे ध्यान दो, m कहाँ की ओर जा रहा है, वो बोल रहा है m जो है इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, और m एक ऐसा नेचुरल नंबर है, m इन्फिनिटी की ओर टेंड करने वाला नेचुरल नंबर है, और साथ में n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, वो भी एक नेचुरल नंबर है सर, ठीक है। केस लेता हूँ मैं एक एक करके। पहला केस लेता हूँ सर, जब x आपका रेशनल है। अगर x रेशनल है तो आप जानते हैं x बराबर p/q के फॉर्म का लिखते हैं आप, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज एन इंटीजर, यही तो बोलते हैं। तो सर देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, किसको, कॉस ऑफ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कॉस ऑफ m फैक्टोरियल पाई एक्स है ना, इस वाली वैल्यू को हम निकाल लेते हैं अलग से। पाई तो रहता ही रहता है वो एंगल के अंदर, तो सर देखो हाँ, m फैक्टोरियल इंटू एक्स को अलग से सॉल्व करता हूँ मैं, तो m फैक्टोरियल इंटू p/q। अब यहाँ पे समझने, बस एक ही लाइन समझने वाली है, इसमें और कुछ नहीं है। तो जब आप इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 m-1 इंटू m इंटू p/q। अब ये कुछ भी हो ये q, m क्योंकि मैं जान रहा हूँ मेरा m इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। सर देखो m अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है तो ये q कहीं ना कहीं यहाँ होगा, कहीं ना कहीं पक्का होगा, क्योंकि m बहुत लार्ज नंबर है। अगर q यहाँ हुआ तो ये आपके q को q से काट देगा, और जो ये नंबर मुझे मिल जाएगा वो एक इंटीजर मिल जाएगा, k बिलोंग्स टू z, इंटीजर नहीं मिलेगा ये, ठीक है। गुणा p करोगे तो इंटीजर मिल जाएगा। अगर इतना मैंने प्राप्त कर लिया तो अब मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। पहले केस में क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी की कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले की वैल्यू निकाल लो आप। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा देखो, हाँ ध्यान से देखना, कॉस ऑफ एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और उसकी पावर कितनी है 2n। तो मैं इसमें लिमिट लगाता हूँ, तो ये कॉस पाई के पाई क्या होता है बताओ तो, लिमिट ऑफ m टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस प्लस 1, के पाई यही तो होता है, इसकी पावर कितनी है 2n। तो सर आप देखो ये जो भी वैल्यू आएगी 2n पॉजिटिव 1 आएगी, क्योंकि पावर कितनी है 2n है, पॉजिटिव 1 आएगी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जो वैल्यू मुझे मिल गई वो क्या मिल गई, 1 मिल गई सर। क्या मिल गई, 1 मिल गई। कब, जब वो रेशनल नंबर न हो के, रेशनल नंबर था। केस सेकंड जब मैं लूँगा तो मैं तब क्या लूँगा कि x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। सर ध्यान दीजिएगा, और x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है वो। जब मैं इरेशनल नंबर लूँगा x को, सेकंड केस में x को इरेशनल नंबर लूँगा, तो अब मेरे ये तो जब रेशनल था तब तो 1 की ओर जा रहा है। और आप जानते हैं कि कॉस ऑफ, क्योंकि ये अंदर ये वैल्यू मिलेगी, लिमिट ऑफ m टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, कॉस के अंदर जो वैल्यू थी क्या थी, m फैक्टोरियल पाई x थी ना, और x मेरा इरेशनल नंबर है। और आप जानते हैं कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू
-1 से 1 के बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तो इसका मतलब ये जो x होगा ना, x का मान जो इस टोटल की वैल्यू आएगी, कहने का मतलब है बाहर से 2n भी है, हाँ, ये टोटल की वैल्यू 1 अपॉन टाइप की आएगी सर, 1 अपॉन क्यू ही मान लेता हूँ, वो मान लेते जो भी है, 1 अपॉन समथिंग की पावर 2n है और बाहर से n टेंस टू इन्फिनिटी है। सर बताओ, ये n को इन्फिनिटी की ओर टेंड करोगे तो 1/∞ बराबर 0 नहीं मिलेगा, ये 0 आ रहा है जब x रेशनल है, और ये क्या आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है, कहाँ गया 1 आ रहा है जब x जब इरेशनल है x 0 आ रहा है, रेशनल होने पे क्या आ रहा है, रेशनल होने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हो जाएगा आपका नोवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। किसका यूज करके, डिरिक्ले फंक्शन का यूज करके मैं कह सकता हूँ दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोवेयर कंटिन्यूअस। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर। cos πmx वाला इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये नोवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है सर। ठीक, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी किस काइंड की कहलाती है, आपने पढ़ा था सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी कहते थे ना इसको, शायद सेकंड काइंड ही कहते हैं। तो काइंड भी पूछे तो वो भी बता देंगे आप, जरा सा एक दो बार आपको समझना पड़ेगा तब